दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जैन। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 2 या 3 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो कौन से म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करोगे? और अगर आपका आंसर ये है कि राहुल मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, तो ये सारे आंसर मेरे हिसाब से गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि अगर आप 2 या 3 साल के लिए ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये शॉर्ट टर्म है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जिनमें 80-90% तक इक्विटीज होती हैं, स्टॉक्स होती हैं, उनमें इन्वेस्ट करना डेंजरस होता है। अभी आप देखो, पिछले 2-3 साल से मार्केट काफ़ी करेक्ट हुआ है। बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप -20%, -30% के लॉसेज पे बैठे हुए हैं। आप कभी भी ये गलती मत करना। अगर आपका टाइम होराइजन छोटा है, शॉर्ट टर्म है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल है, तो उस केस में मेरे हिसाब से जो अच्छी कैटेगरी एक निकल के आती है वो है अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अब ये फंड्स क्या होते हैं 1 या 2 मिनट में समझाऊंगा। फिर आपको इनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको शायद मालूम ही नहीं होगी। एक फिल्टर्स लगा के कैसे इनको हम सेलेक्ट करते हैं, कैसे इनको एनालाइज करते हैं, ये सारी बातें 15 मिनट के अंदर अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में एक थैंक यू लिख के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरी और मेरी टीम के लिए बहुत मोटिवेशन हमें मिलता है। अब चलते हैं सबसे पहली बात कि ये अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। तो देखो, सेबी की डेफिनेशन क्या है अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की। सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड मैनेजर को 65 to 80% के बीच में ही स्टॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर उसके फंड में 100 रुपये किसी ने लगाए हैं तो 65 to 80 रुपीज़ के बीच के ही वो स्टॉक्स खरीद सकता है। और जो बाकी 35 to 20% एलोकेशन बचा वो उनको मैंडेटरली डेट में करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टॉक्स भी हैं और डेट भी है। डेट क्या करता है? वो आपके पोर्टफोलियो को कुशन देता है, वो आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप 10 साल का होराइजन रखते हैं तो स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सारी कैटेगरीज बहुत अच्छी कैटेगरीज हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम 2 या 3 साल की बात कर रहे हैं, तो मार्केट अगर करेक्ट हो गया तो हमारा पोर्टफोलियो लॉस में चला जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, डेट का सहारा लेते हैं। और सेबी ने डेफिनेशन बनाई है 20 से 35% के बीच में कुछ भी डेट हो सकता है, चाहे वो 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 तक मैक्स हो सकता है। और साथ में हमारे पोर्टफोलियो को ग्रोथ मिले, क्योंकि हम 2 या 3 साल के लिए पैसे लगा रहे हैं। अगर मुझे केवल 6 महीने, 1 साल के लिए लगाने हैं तो मुझे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में जाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे 2 या 3 साल के लिए लगाने हैं तो मुझे थोड़ी ग्रोथ भी चाहिए पोर्टफोलियो में, मुझे इन्फ्लेशन से अच्छे रिटर्न्स भी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे स्टॉक्स चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और उसकी लिमिट क्या है? 65 to 80%, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते क्या हैं। इनको हाइब्रिड इसलिए कहते हैं कि इनमें स्टॉक्स भी है और डेट भी है, ठीक है। अग्रेसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें अभी भी इक्विटी एलोकेशन 65% से ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 या 3 साल के लिए इक्विटी परफॉर्म करती है, हाँ मेरे हिसाब से परफॉर्म करती है, अगर आपने अच्छा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड चूज करा है तो, ठीक है। अब इनको चूज कैसे करते हैं? तो इसके लिए मैं टिकर टेप की वेबसाइट पे जा रहा हूँ। मेरा गो टू प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड स्क्रीन करने के लिए, स्टॉक स्क्रीन करने के लिए। आपने मुझे सुना होगा, देखा भी होगा मेरी वीडियोस में, मैं इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी हैविली यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दिया है, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्क्रीनर पर जाएंगे और क्लिक करने के बाद म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट स्क्रीनिंग कर देंगे, ओके। आपके स्क्रीन पे 17,000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। हमें अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को फाइंड करना है। इस टूल को आप किसी भी तरह की म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ये इसका फायदा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइब्रिड, यहाँ पर आपको कैटेगरी दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इस पे क्लिक कर देंगे। तो टोटल 29 ही म्यूचुअल फंड्स हैं। अब मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पर आप देखेंगे प्लान है। प्लान में हमने केवल ग्रोथ को ही सेलेक्ट करा है। IDCW क्या होता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए म्यूचुअल फंड से तो उस केस में हम उसको सेलेक्ट करते हैं। पर मैं मान के चल रहा हूँ आप 2 या 3 साल के लिए चाहते हैं कि आपका पैसा ग्रो करे, ठीक है। तो मैंने ग्रोथ ऑप्शन यहाँ चूज करा है। अब मैं एक्सपेंस रेशियो को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और ये CAGR 3 ईयर परसेंटेज इसको भी रिमूव करता हूँ, जिससे हमारा लिस्ट क्लीन रहे। सबसे पहले आप AUM के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन से सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं। SBI, ICICI, HDFC, DSP, इनमें से मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाना चाहता हूं, तो प्लीज़ पे अटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर AUM से कोई अपने को फर्क नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ हमें क्या करना है, इनमें फंड्स को चूज करना है। तो अब मैं 2 तरह के इन्वेस्टर लेके चलता हूँ और दोनों तरह के इन्वेस्टर्स की माइंडसेट के हिसाब से आपको मैं कुछ एनालिसिस करके दिखाता हूँ। पहले टाइप के इन्वेस्टर वो हैं जिनको मार्केट जब गिरता है ना तो बहुत डर लगता है, उनकी हवा टाइट हो जाती है।
तो उनको क्या चाहिए, उनको कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड्स चाहिए, भले ही चाहे रिटर्न थोड़े बहुत कम मिले, उनको थोड़ा रात को ना नींद अच्छी आनी चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे उसका डिस्कशन करूंगा। और दूसरा पार्ट होगा कि वो इन्वेस्टर्स जिनको मार्केट फ्लक्चुएशन से बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होती, इनफैक्ट वो अपना पोर्टफोलियो देखते भी नहीं है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, वो बोलते हैं कि यार मार्केट तो गिरता है फिर रिकवर हो जाता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लेकिन रिटर्न्स अच्छे चाहिए। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे, आप कौन से इन्वेस्टर हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि दोनों में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पहली बात करते हैं इन्वेस्टर जो कंजर्वेटिव है, वॉलेटिलिटी से जिसको डर लगता है, फ्लक्चुएशन से जिसको डर लगता है, उसके लिए सबसे पहला फिल्टर मैं यहां पर लगाऊंगा वॉलेटिलिटी का। मतलब मुझे चाहिए जहां पर फ्लक्चुएशन कम हो म्यूचुअल फंड्स में, राइट। तो मैं यहां पर वॉलेटिलिटी सेलेक्ट कर लेता हूं, वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स देखते हैं, और मैं चाहता हूं यहां पर जैसे वॉलेटिलिटी ऐड हो गई तो मैक्सिमम वॉलेटिलिटी 12 के आसपास हो। ठीक है, बहुत सारे फंड्स होते हैं जिनकी वॉलेटिलिटी 13, 14, 15 भी हो सकती है, मैं चाहता हूं कि 12 से ज्यादा ना हो, तो 0 to 12 का मैंने फिल्टर लगा दिया। केवल BC फंड यहां पर बचे जिनकी वॉलेटिलिटी कम है। ठीक है, ये हुआ पहला फैक्टर। अब देखो दूसरी चीज होती है कि एक म्यूचुअल फंड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टॉक्स कितनी है। ठीक है, मतलब अब मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, तो मैं यहाँ पर फिल्टर पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का एक फिल्टर लगाऊंगा। तो यहाँ पर आपको 3 फिल्टर दिखाई देंगे, टॉप 3 होल्डिंग, टॉप 5 होल्डिंग, टॉप 10 होल्डिंग। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स हैं और 30 स्टॉक्स हैं। अब अगर आप सोचें कि टॉप 3 स्टॉक्स उनका वेटेज अगर 40% है तो वो म्यूचुअल फंड कैसा हो गया, वो बहुत रिस्की हो गया, क्योंकि अगर वो 3 स्टॉक परफॉर्म नहीं करे ना तो म्यूचुअल फंड क्या होगा, बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा, आपको डर लगेगा। तो अपनी रिस्क को कम करने के लिए हमें कंसंट्रेशन को देखना पड़ता है इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि रिमेंबर यहां पर हम 2 या 3 साल के टाइम होराइजन की ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 10 साल की यहां पर बात कर रहे हैं कि रिस्क ले लिया मार्केट रिकवर हो जाएगा, वैसा नहीं कर सकते। तो ये 3 यहां पर प्रो फिल्टर्स हैं, ये स्टार्स आपको दिख रहा होगा, ये प्रो फिल्टर्स हैं। अगर आपको प्रो प्लान चाहिए टिकट टेप का तो आप मेरे लिंक को यूज करें, मेरा कूपन कोड यूज करें, आपको 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा एनुअल फीस पे टिकट टेप की, और आप बहुत सारे प्रो फिल्टर्स यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं इन तीनों को यहां पर ऐड कर देता हूं और इन तीनों से हम क्या सीखेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो मैंने इन तीनों को एक बार के लिए ऐड कर दिया है। तो देखिए मेरा लॉजिक यहां पर ये है कि टॉप 3 होल्डिंग जो होनी चाहिए वो 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 20% से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर 20 कर दूंगा। ओके, तो इस हिसाब से थोड़े से कम म्यूचुअल फंड्स हो गए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर टॉप 5 होल्डिंग की बात करूंगा। तो टॉप 5 होल्डिंग 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और टॉप 10 होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो वो 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने इनको देख लिया। अब इनमें से देखो 20 म्यूचुअल फंड हैं, इन सब में ये क्राइटेरिया ऑलरेडी मीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वॉलेटिलिटी का फिल्टर ऑलरेडी भी लगा दिया था। दोनों तरह से हमने कंफर्म कर लिया कि हाँ ये म्यूचुअल फंड्स उतने ज़्यादा रिस्की नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इन म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन क्या है। क्योंकि एक जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उसके लिए अगर आपने बहुत ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप वाला फंड चूज कर लिया तो उसमें बहुत फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा लार्ज कैप। ओके, तो लार्ज कैप होल्डिंग क्या है, और यहाँ पर मिड कैप होल्डिंग क्या है, और यहाँ पर स्मॉल कैप होल्डिंग क्या है। ठीक है, मैंने इन तीनों को देख लिया। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से लार्ज कैप है, किस तरह से मिड कैप है, किस तरह से स्मॉल कैप है। इससे हमें म्यूचुअल फंड के ट्रू नेचर का पता चलता है। देखिए बहुत लोग केवल सीधा जंप करते हैं कि मुझे तो रिटर्न्स दिखा दो, कितने पास में रिटर्न्स आए, मैं उस हिसाब से सेलेक्ट कर लूंगा, और बाद में जब मार्केट गिरता है, म्यूचुअल फंड गिरता है, तो फिर वही लोग रोते हैं। मैं नहीं चाहता आप ऐसी गलतियां करो, आप अच्छे से यहाँ पर सीखो, प्यार से, तसल्ली से, ध्यान से सीखो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पर कहूंगा कि भाई जो लार्ज कैप होल्डिंग है वो कम से कम 50% होनी ही चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि लार्ज कैप जो होते हैं रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि 50% से ज़्यादा लार्ज कैप होल्डिंग हो। तो मैं यहाँ पर 50% का फिल्टर लगा देता हूँ। मेरे पास अब 12 ही ऐसे म्यूचुअल फंड्स रहे हैं। तो मैंने अपने रिस्क को बहुत एंगल से कवर कर लिया है। वॉलेटिलिटी देख ली, कॉन्सेंट्रेशन देख ली मैंने, अब उनकी मिड कैप होल्डिंग, लार्ज कैप होल्डिंग, स्मॉल कैप होल्डिंग देख ली। ठीक है, अब मैं अपना लास्ट फिल्टर जो रिटर्न्स की मैं बात करना चाहता हूं तो मैं वो लगाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक रिटर्न्स में फिल्टर आता है कि रिटर्न वर्सेस सब कैटेगरी 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 साल में वो म्यूचुअल फंड्स मुझे देखने हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं versus the subcategory. What is subcategory here? Aggressive hybrid fund. What is the category? Category is hybrid fund.
हाइब्रिड फंड के अंदर भी कई कैटेगरीज होती हैं, इसीलिए इसको सब कैटेगरी कहते हैं, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ठीक है, तो मैं जैसे इसको यहाँ पर ऐड करूंगा, तो मैंने ऐड कर लिया, 5 साल का मैंने होराइजन ले लिया, और मैं कहूंगा कि केवल मुझे वही म्यूचुअल फंड्स दिखाओ जहां पर मुझे मिनिमम 1.5 टाइम्स रिटर्न्स मिले हैं। ठीक है, तो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूं, मेरे पास 4 म्यूचुअल फंड आ गए। तो ये 4 म्यूचुअल फंड्स कैसे हैं? ये 4 म्यूचुअल फंड्स वो हैं जिनमें वॉलेटिलिटी कम है, इनमें लार्ज कैप का एलोकेशन 50% से ज़्यादा है। ठीक है, और साथ में इनके रिटर्न्स कैटेगरी सब कैटेगरी से बेटर आए हैं, 1.5 टाइम्स बेटर आए। ठीक है, ये लॉजिक लगा के आपको मोटा मोटा 4 यहां पर म्यूचुअल फंड मिल गए। अब इन 4 में से भी हमें फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा। देखो, म्यूचुअल फंड ऐसे ही नहीं आपको जाके पिक कर लिया कहीं भी, आपने अच्छे से एनालाइज करेंगे तो कभी भी आप बेकार म्यूचुअल फंड्स नहीं चूज करेंगे। यही मेरा इंटेंशन है। हो सकता है मैं समय ज़्यादा ले रहा हूं, लेकिन आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इनको फर्दर एनालाइज कैसे करना है, तो मैं आपको एक को एनालाइज कर देता हूं, क्योंकि मैं आपको एनीवेज कोई रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकता। आपको एक एनालाइज करके दिखा देता हूं, बाकी आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं। टिकट टिप का लिंक मैंने दिया हुआ है, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। एक मैं करूंगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको जाके खुद एनालाइज करना है, जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं पहले कोई ले लेता हूं, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट का म्यूचुअल फंड है। यहां पर जब मैं इसको नए स्क्रीन में खोलता हूं, तो यहां पर आप देखिए, प्राइस को इग्नोर कर दीजिए। बहुत लोग प्राइस देखते हैं, रिटर्न्स देखते हैं, उसको आप इग्नोर करिए। यहां पर आपको स्कोर कार्ड दिख रहा है, जो कि एक प्रो फीचर है। ठीक है, अब देखिए स्कोर कार्ड में यहां पर आपको क्या दिख रहा है। पहला है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब रिटर्न्स के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो कैसा परफॉर्म करा है, तो 29 फंड्स में ये नंबर 2 पे है। तो बहुत अच्छा परफॉर्म करा है इसने पास्ट में। ऑफ कोर्स पास्ट मतलब फ्यूचर की गारंटी तो नहीं है, बट ये अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड ये म्यूचुअल फंड रखता है। ठीक है, आप इनके एब्सोल्यूट रिटर्न देख सकते हैं, एनुअलाइज रिटर्न देख सकते हैं, रोलिंग रिटर्न देख सकते हैं, और टिकट टेप ने यहाँ पर क्या है ना, इनको स्कोरिंग दे दिया है कि रोलिंग रिटर्न के हिसाब से 7.6 है आउट ऑफ 10, एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से 9.04 है आउट ऑफ 10, वगैरह वगैरह आप ये देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है रिटर्न्स, एक चीज हो गई, लेकिन दूसरा पैरामीटर आता है रिस्क। अब भाई कितना रिस्क है इसमें, तो देखिए रिस्क के मामले में भी इसमें काफी कम रिस्क है। 4th नंबर पे है 29 फंड्स में से रिस्क के मामले में। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी इसकी 9.64% है, 10 से भी कम है। शार्प रेशो इसका 0.02 है। शार्प रेशो मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना मैक्सिमम गिर सकता है, 30%, वो भी इसका स्कोर कम है, 2.11 है आउट ऑफ 10। तो ये यहां पर आपको एक तरह से देखना है कि इसमें क्या है, 30% तक का भी ड्रॉ डाउन हो सकता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करें, क्योंकि रिस्क लोग इग्नोर करते हैं, केवल पास्ट रिटर्न्स के पीछे भागते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे रिस्क के मामले में 8.7 इसका स्कोर निकल के आता है। लाइकवाइज अगर आप देखेंगे थर्ड पैरामीटर यहाँ पर कॉस्ट है, तो इसका एक्सपेंस रेशो, इसका एग्जिट लोड। अब देखिए मेरे हिसाब से कॉस्ट ना सबसे लास्ट में आता है एक ऐसे पैरामीटर। पहले हम परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर उसकी रिस्क देखेंगे, कॉस्ट सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद चौथा है यहाँ पर कंपोजिशन की, किस तरह के स्टॉक्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं, उनका पी रेशो क्या है, प्राइस टू बुक रेशो क्या है, एवरेज क्या है, कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज क्या है, जो मैंने ऑलरेडी लगा दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी कंपोजिशन देख सकते हैं। फाइनली यहाँ पर कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है। ठीक है, कैसे स्टॉक्स इन्होंने सेलेक्ट करें वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट जो डिटेल आपको स्कोर कार्ड देखने के बाद समझ में आनी चाहिए वो है मैनेजर की डिटेल, फंड मैनेजर कौन है। तो यहाँ पर आप देखिए एस नरेन इनके फंड मैनेजर हैं। ठीक है, वेल रेपुटेड इनके फंड मैनेजर हैं, 21 साल का इनका एक्सपीरियंस है। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये जो चारों मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स दिखाए थे, इन चारों का एनालिसिस करेंगे और चारों को एक तरह से कंपेयर करेंगे, और चारों में से आपको जो अच्छा लगे ना वो चूज करेंगे। मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, लेकिन मैंने आपको एनालाइज करके दिखा दिया है कि कैसे आपको एनालिसिस करना है। तो ये तो हुआ हमारा इन्वेस्टर टाइप 1 जो कंजर्वेटिव है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन से डरता है। अब आते हैं अपन दूसरे टाइप ऑफ इन्वेस्टर की, जिसको लगता है कि मुझे फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल, मुझे तो अच्छे रिटर्न्स चाहिए, मैं रिस्क लूंगा भरपूर, 2 से 3 साल के लिए मैं बैठूंगा इस पे, और उसके बाद मुझे अच्छे रिटर्न्स चाहिए। तो देखिए रिटर्न्स की गारंटी तो नहीं है, लेकिन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन उन्होंने रिटर्न परफॉर्मेंस वाइज अच्छे दिए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे अपने को फिल्टर करना है। दोस्तों अब चलते हैं हमारे सेकंड इन्वेस्टर की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, वॉलेटिलिटी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, उसको केवल रिटर्न्स पे फोकस करना है। तो सबसे पहले इसी स्क्रीन में मैं सारे फिल्टर्स को रीसेट कर देता हूं, क्योंकि ये जो हमने फिल्टर्स लगाए हैं ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए थे। तो वॉलेटिलिटी को मैं यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने लार्ज कैप वाला जो लगाया था उसको भी रीसेट कर देता हूँ। रिटर्न वर्सेज सब कैटेगरी वाला है उसको भी मैंने रीसेट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा जो टॉप 3 होल्डिंग्स है उसको भी रीसेट
कर दिया, 5 होल्डिंग को भी कर दिया, क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है कि उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन है कितना नहीं है। तो हमारे पास वही 29 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट आ गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पर करेंगे कि हम यहाँ पर रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर रिटर्न्स में इंटरेस्टेड हैं। तो 3 ईयर एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न का ये एक पैरामीटर है, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब मुझे केवल वही म्यूचुअल फंड्स देखने हैं जिन्होंने 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न के हिसाब से 19% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक क्राइटेरिया लगाया कि 19% से ज़्यादा मुझे पास में रिटर्न्स आए हैं। तो यहाँ पर केवल 5 ही ऐसे म्यूचुअल फंड निकल के आते हैं जिन्होंने 19% से ज़्यादा के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं। एवरेज रोलिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट मैंने अपने अच्छे म्यूचुअल फंड वाली वीडियो में समझाया था। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वहाँ से जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा जो क्राइटेरिया हम इसमें लगाने वाले हैं वो है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप की डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा तो वो किस बेसिस पे देगा कि उसमें किस तरह के स्टॉक्स हैं। जनरली मिड कैप एंड स्मॉल कैप ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं, इनमें जनरली रिटर्न्स बेटर आते हैं लार्ज कैप के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सिंपल सा क्राइटेरिया लगाएंगे कि जो हमारी लार्ज कैप होल्डिंग है वो 50% से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 50% होनी चाहिए, जिससे कि बाकी जो एलोकेशन है वो किस में जाए, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। तो मैं यहाँ पर 0 to 50% इसको कर देता हूं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ही ऐसे म्यूचुअल फंड निकल के आते हैं जिनमें लार्ज कैप का प्रोपोर्शन 50% से कम है, ठीक है। तो अब ये दोनों कौन से हैं, बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप। देखिए बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप ह्यूजली मिड एंड स्मॉल कैप्स में एलोकेट करता है, और दूसरा है जेएम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अब इनके मैं अगर आपको एलोकेशन दिखाऊं तो देखिए पहले वाले में लार्ज कैप केवल 3.38% है, मैक्सिमम मिड कैप है, स्मॉल कैप है। दूसरे वाले में 48% लार्ज कैप है और मिड कैप और स्मॉल कैप टोटल मिला के तकरीबन अभी 25% के आसपास है, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास 2 म्यूचुअल फंड्स निकल के आए जो कि काफ़ी अग्रेसिव हैं, इन्वेस्टर्स के लिए है जो वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉलेटिलिटी का फिल्टर लगाया ही नहीं, मैंने रिस्क का यहाँ पे फिल्टर लगाया ही नहीं, ठीक है। मैंने केवल रिटर्न्स पर्सपेक्टिव देखा है और मैंने ये देखा कि लार्ज कैप की होल्डिंग कम होनी चाहिए, ठीक है। इनमें बहुत रिस्क है, इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, प्लीज़ बी वेरी वेरी कॉशियस, ठीक है। अब इनमें से मैं किसी एक का आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ, दोनों में से कौन सा बेटर है ये आप चूज करेंगे। आपको सेकंड वाला एज ए होमवर्क खुद एनालाइज करना है, टिकर टेप का लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया है, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप को मैं क्लिक करता हूं, पहले वाले को यहां पर, और अब देखते हैं कि इसने क्या परफॉर्मेंस दी है। तो अगेन प्राइस को भूल जाइएगा, चार्ट को भूल जाइएगा, प्लीज उस पर फोकस मत करिएगा, स्कोर कार्ड पे फोकस करिएगा। यहां पर परफॉर्मेंस देखते हैं तो देखिए नंबर 1 म्यूचुअल फंड है रिटर्न्स के हिसाब से, पूरी 29 में से नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि इसके रिटर्न्स ही बहुत ज़बरदस्त आए हैं। रोलिंग रिटर्न्स 22.47%, ठीक है। एनुअलाइज रिटर्न्स 18.44, नंबर 10 आउट ऑफ 10 मिला है इसको स्कोर वाइज। एब्सोल्यूट रिटर्न भी इसके अच्छा है पिछले 1 साल में, जबकि मार्केट बहुत बुरे से गिरा हुआ था, ठीक है। तो परफॉर्मेंस वाइज नंबर 1, ठीक है। लेकिन रिस्क वाइज देखें तो रिस्क वाइज भी ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, 28th रैंक है इसकी रिस्क वाइज, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखिए 36.64% है। ये जो स्कोर कार्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में क्विकली बता देगा कि परफॉर्मेंस क्या है, रिस्क कैसी है, कॉस्ट कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिस्क कैसी है, बहुत ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी इसमें 12.91% है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ड्यूरिंग द मार्केट क्रैश तुरंत गिरेगा ये, ठीक है। मार्केट से ज़्यादा गिरने की इसकी संभावनाएं हैं, ठीक है। रिकवर हो सकता है जल्दी कर ले, तो इसकी रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बी रियली रियली कॉशियस। हर चीज़ हर किसी इंसान के लिए नहीं बनी होती, इसीलिए मैं बार बार इन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ कि आपकी रिस्क क्या है, उस हिसाब से आप चूज़ करें, खुद से जाके एनालाइज करें, क्योंकि मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा है एक्सपेंस रेशियो वाइज, लेकिन एज मैंने पहले कहा कि कॉस्ट सबसे लास्ट का पैरामीटर है। कंपोजिशन अगर इसकी देखेंगे एवरेज है। पी रेशियो देखिए हाई है यहाँ पर, जो उन्होंने स्टॉक सेलेक्ट करे हैं मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप्स के पी बहुत ज़्यादा होते हैं, 31 के आसपास है। प्राइस टू बुक भी बहुत ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की देखेंगे तो 23% है, बट ओवरऑल कंपोजिशन इसका एवरेज है। रेड फ्लैग्स के मामले में एवरेज है। तो इस तरह से आप जाके एनालाइज कर सकते हैं। इनके म्यूचुअल फंड मैनेजर की डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो नीचे आएंगे तो इनके मैनेजर हैं आलोक सिंह, 12 साल का इनको एक्सपीरियंस है, ठीक है। 9,000 करोड़ की अभी ये AUM मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हैं सेपरेटली। तो इस तरह से एक म्यूचुअल फंड मैंने एनालाइज कर दिया यहाँ पर। दूसरा जेएम अग्रेसिव आपको करना है एज ए होमवर्क। देखिए आप तभी प्रैक्टिकली सीखेंगे जब आप मेरे साथ ये चीज़ें करेंगे, इसीलिए मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ। और होमवर्क करने के बाद आपको वीडियो पे वापस आना है, कमेंट्स में लिखना है कि राहुल मैंने जेएम अग्रेसिव को एनालाइज करा है, मेरा ये मानना है बैंक ऑफ इंडिया एंड जेएम अग्रेसिव में ये डिफरेंसेस हैं। लाइकवाइज जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जो 4 फंड निकले थे उनमें से मैंने एक का एनालिसिस करा था, आपको बाकी 3 का एनालिसिस करना है। कमेंट में डालना है वीडियो में कि चारों में से आप रैंक किसको देंगे, 1 2 3 4 आपके एनालिसिस के हिसाब से। अगर आपको एनालिसिस करते वक्त कोई क्वेश्चंस आते हैं
तो कमेंट्स में डालें, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करूंगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, हर किसी को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, टिकर टिप का लिंक नीचे दिया हुआ है। प्रो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं मेरा कोड यूज करके तो 45% आपको ऑफ मिल जाएगा एनुअल प्लान्स में। तो इसमें आप देरी ना करें, यूज इट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। आपसे थोड़े ही समय में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।